कोर्ट के बाहर खड़े होकर आरुष और उर्वी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। उर्वी की आंखों में आंसू स्पष्ट दिख रहे थे। आरुष उसके इन आंसुओं को देखकर भी अनदेखा कर रहा था। दोनों के केस का नंबर पुकारा गया। उर्वी भारी मन से उठते हुए जज के रूम तक पहुंची। वहीं आरुष को तेज कदमों से चलते हुए देखकर मन ही मन सोचने लगी, जितनी जल्दी शादी करने की थी उससे भी ज्यादा जल्दी आज मुझसे छुटकारा पाने की है। दोनों जज के सामने बैठे थे। पुरानी खूबसूरत यादें रह रहकर मन को झकझोर रही थीं। दोनों मैनेजमेंट कॉलेज में थे। आरुष एमबीए के द्वितीय वर्ष में था, जब उर्वी का बीबीए में पहला साल था। कॉलेज में एक दूसरे से मिलना, लेक्चर बंक कर एक दूसरे के साथ कैंटीन में समय बिताना, वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे के लिए सरप्राइज गिफ्ट खरीदना, घंटों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले समुद्र किनारे टहलते रहना। कॉलेज के बाद जॉब मिलते ही आरुष ने उर्वी से कहा, बस अब और इंतजार नहीं होता उर्वी, चली आओ मेरी जिंदगी में। तुम्हारे बिना एक पल अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होते ही हम शादी कर लेंगे। उर्वी अभी मास्टर्स की डिग्री हासिल करना चाहती थी। उसने आरुष को समझाते हुए कहा, आरुष, मेरे प्यारे आरुष, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हारा करियर शुरू हुआ है, कुछ समय तो सेटल होने में लो। नहीं उर्वी, बस अब और दूरियां नहीं चाहिए। एमबीए शादी के बाद कर लेना यार, मान जाओ। आरुष ने प्यार से उसे बाहों में भरते हुए कहा। अपने प्यार की खातिर उर्वी ने अपने सपनों को ताक पर रख दिया और शादी के लिए हाँ कर दी। पर जिंदगी ने 1.5 साल में ही ऐसी करवट ली कि दो प्यार करने वाले जोड़े को तलाक के पेपर पर दस्तखत करने पड़ रहे हैं। जज के आवाज देने पर उर्वी यादों के घेरे से बाहर निकली। जज ने दोनों की तरफ एक सरसरी नजर डालते हुए कहा, तो आप दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं? दोनों ने रजामंदी में सर हिला दिया। जज ने दोनों के तलाकनामे पर दस्तखत लिए और तलाक मंजूर कर दिया। दोनों के वकीलों ने जज को धन्यवाद दिया और कागजात लेकर बाहर निकल गए। उर्वी की आंखों में आए आंसू आरुष से छिपे नहीं थे, पर वह बिना कुछ कहे, बिना उर्वी को देखे वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। जिसे देखे बिना आरुष को एक पल का चैन नहीं था। आज वही उसके लिए इतनी अजनबी हो गई कि वह उससे आखिरी बार मिलने भी नहीं आया। और भी वहीं कोर्ट के लॉन में बैठ गई। 1.5 साल पहले की घटनाएं उसके जहन में बार बार आ रही थीं। जब उसने अपने पिता से आरुष से शादी की इच्छा जाहिर की तो उसके पिता कितना नाराज हुए थे। और भी बेटा, क्यों इतनी जल्दी एक ऐसे बंधन में बंधना चाहती हो जिसमें सिर्फ जिम्मेदारियों के अलावा और कुछ नहीं है? अभी तुम यंग हो, अपना करियर बनाओ, एक मुकाम हासिल करो, फिर सोचना शादी के बारे में। उर्वी के पिता ने कहा, ओह, तुम दुनिया के पहले पिता हो जो अपनी बेटी को शादी करने से मना कर रहे हो। इतना अच्छा लड़का है, उर्वी को इतना चाहता है, और क्या चाहिए? उसकी माँ ने कहा। माँ बेटी की जिद के आगे उनकी एक न चली। उन्हें आरुष के माता पिता कुछ खास पसंद नहीं आए थे। उनके हिसाब से वो लालची किस्म के लोग लग रहे थे, पर आरुष एक अच्छा लड़का था और बहुत समझदार भी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। पर आज उर्वी अकेली तन्हा खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने मायके नहीं जा सकती थी, पर किस मुंह से जाती? पापा को क्या जवाब देती? फिलहाल उसके माता पिता 1 साल के लिए अमेरिका उसके भाई के पास गए हैं। भाई के बेटा हुआ है, खुशी का माहौल है। वह इस खुशी को अपनी परेशानियों के चलते धूमिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। अभी तो वह अपनी सहेली सुलेखा के साथ रह रही थी, पर अब तो उसे कुछ और ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। वह भारी मन से उठकर चल पड़ी, अपने आप को फिर से एक बार तलाशने कि अचानक एक कार आकर उसके सामने रुकी। और भी अचानक सामने आकर रुकी कार को देखकर घबरा गई। तभी उसमें से एक काला कोट पहने खूबसूरत सी महिला उतरी। उसे देखते ही उर्वी की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। अहाना, कितने समय बाद देख रही हूँ तुझे, कैसी है तू? अमेरिका से कब आई? उर्वी ने गले लगाते हुए कहा। अहाना उर्वी की बचपन की सहेली थी। दोनों ने स्कूल साथ ही पास किया। फिर उर्वी मैनेजमेंट कॉलेज चली गई और अहाना लॉ कॉलेज। उर्वी की अचानक इतनी जल्द लिए शादी के फैसले पर अहाना उससे काफी नाराज हुई थी, पर उर्वी पर
तब आरुष के प्यार का पर्दा पड़ा था। उर्वी की शादी से कुछ समय पहले ही अहाना लॉ की आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। अहाना की चहकती आवाज ने उर्वी को वापस वर्तमान में ला दिया। कैसी है मेरी सखी? मुझे आए हुए कुछ महीने हो गए। आ गई और मुझसे मिली भी नहीं, उर्वी ने कहा। ये छोड़, ये बता तू कैसी है? अहाना ने बात काटते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक। उर्वी की आवाज और आंखों का दर्द अहाना से छिपा नहीं था। बिल्कुल ठीक है तू, तभी तो यहाँ डिवोर्स कोर्ट के बाहर खड़ी है, अहाना ने कटाक्ष करते हुए कहा। उर्वी के पास अहाना के इस कटाक्ष का कोई उत्तर नहीं था। वह किंग कर्तव्य मूड सी उसे देखती रही। चल घर चलते हैं, वहीं बात करेंगे। अहाना ने उसे गाड़ी में बैठाया और अपने घर के लिए रवाना हो गई। पापा देखो तो कौन आया है, अहाना ने खुशी से चहकते हुए कहा। अरे उर्वी बिटिया, क्या बात है? आखिरकार तूने ढूंढ ही लिया अपनी पार्टनर इन क्राइम को, संजीव दीवान, अहाना के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। उर्वी ने प्यार से उन्हें गले लगा लिया और बोली, आपको इसे डिवोर्स लॉयर नहीं, क्रिमिनल लॉयर बनाना चाहिए था संजू अंकल। सारे क्राइम तो यही करती है, मैं तो बस पीछे पीछे रहती थी। इस बात पर सब हंस पड़े और अहाना ने घर के नौकर से नाश्ता तैयार करने को कहा। कुछ देर बाद सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठ नाश्ता करने लगे। वहीं अहाना ने संजीव दीवान को बताया कि आज ही उर्वी का डिवोर्स हुआ है। इस पर वह बहुत हताश और आहत हुए, क्योंकि अहाना के साथ साथ उन्होंने भी उर्वी को इतनी जल्द शादी करने से मना करा था। उर्वी की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोली, सॉरी अंकल, मैंने उस समय किसी की भी बात नहीं मानी और आज उसका नतीजा मेरे सामने है। रो मत यार, जो हो गया सो हो गया। और ये सोच कि जल्द तुझे पता चल गया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू फिर से जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती है। अहाना ने उर्वी को ढांढस बंधाया। पर बेटा, 1.5 साल में ऐसा क्या किया कि तुमने डिवोर्स का फैसला ले लिया? ऐसे भी क्या झगड़े हुए आरुष के साथ? संजीव दीवान ने पूछा। झगड़े आरुष और मेरे बीच के तो कभी थे ही नहीं अंकल। हम दोनों की तो आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। झगड़े तो उनके माँ बाबूजी को लेकर थे, उर्वी ने कहा। ये बात आधे से ज्यादा। डिवोर्स तो इसी प्राणी के कारण से होते हैं, ये सास नाम का प्राणी। आरुष की माँ का क्या प्रॉब्लम था? अहाना बोली। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं उनकी पसंद की नहीं थी। आए दिन इस बात को लेकर वह मुझे ताने मारती रहती थी। उनकी पसंद सनाया थी, उनकी अमीर सहेली की बिगड़ी हुई औलाद। उसे वह आरुष के पल्ले बांधना चाहती थी, क्योंकि वह बदले में बहुत सारा दहेज लाने वाली थी। एक दो बार जब मेरे मम्मी पापा त्योहार पर मुझसे मिलने आए, तो भी आरुष की माँ ने उन्हें ताने मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ा था। ये कहकर उर्वी अतीत में खो गई। भाई साहब, हमारे बेटे को तो एक से एक लड़कियां मिल रही थीं शादी के लिए, वो तो इसका दिल आपकी बेटी पर आ गया। अब क्या करते? बेटे की इच्छा सराखों पर, वरना सनाया तो इससे भी खूबसूरत है और उसकी माँ तो लेना देना भी बहुत बढ़िया करती। और उसकी माँ कामिनी अपनी शान दिखाते हुए बोली, बहन जी, आज के समय में लेना देना नहीं चलता, बस लड़का लड़की खुश रहे यही बहुत है। उर्वी की माँ सारिका बोली, और वैसे भी गुप्ता जी, आपका बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसे किसी चीज की कमी थोड़ी है। उर्वी के पिता राजीव बंसल ने आरुष के पिता कैलाश गुप्ता को संबोधित करते हुए कहा, मैं तो जी इन मामले में कुछ बोलता ही नहीं, ये सब तो औरतें जाने क्या लेना है क्या देना है। कैलाश जी ठहाका मारकर बोले, सही कहा अपने भाई साहब, पर इन बातों पर रोज घर में झगड़े हों, ये बात ठीक नहीं है ना, सारिका जी ने कहा। कामिनी जी सोफे से उठ खड़ी हुई और बोली, तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम झगड़ालू हैं? अरे अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं आपने? हर समय हमारे सामने जुबान चलाती है। बहू है घर की तो काम तो करना पड़ेगा। कौन सा दहेज में नौकर चाकर लेकर आई है जो आराम से महारानी की तरह बैठी रहेगी? पर इसको तो जरा सा काम मौत लगता है। कामिनी जी बोलती चली जा रही थी। आरुष ने बीच में पड़ मामला शांत किया। बस भी करो माँ, मम्मी पापा दिवाली के शुभ मौके पर आए हैं। क्या बात लेकर बैठ गई हैं आप? हाँ बेटा, तू भी अब जोरू का गुलाम बन गया है, मेरी तो घर में अहमियत ही खत्म हो गई है। ये कहकर कामिनी जी पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चल पड़ी और भी अतीत से बाहर निकल वर्तमान में आई। उसकी डबडबाई आंखों में अनगिनत सवाल थे। आप ही बताइए अंकल, मेरी क्या गलती थी? हमारी शादी के बाद हमारी
पहली दिवाली दियों में घी जलाकर नहीं, बल्कि मेरी आंखों में आंसुओं की नमी और आरुष की माँ के बेवजह के बिलाप से मनाई गई। मैंने हर संभव कोशिश करी कि मैं माँ बाबूजी की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं, पर पता नहीं हर बार चूक ही हो जाती थी। चूक तुझसे नहीं होती थी उर्वी। उन लोगों ने मन बना रखा था तुझे नीचा दिखाने का। आरुष का क्या स्टैंड था इस कांड पर? आहाना ने पूछा। आरुष को याद कर उर्वी की आंखों में फिर से नमी आ गई। आरुष उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े, मेरी ही कमी निकालने लगे। ये कह उर्वी फिर उस रात की बहस को याद करने लगी। आरुष, देखा तुमने आज माँ ने मेरे मम्मी पापा से कैसे बात की। वो त्योहार पर आए यहाँ थे, पर तुम्हारी माँ को तो बस मौका चाहिए। बस करो उर्वी, बात को तो तुम्हारी मम्मी ने शुरू की थी, क्या जरूरत थी उन्हें ऐसा कहने की? और तुम्हें घर की बात बाहर करने की क्या जरूरत है उर्वी? आरुष ने चिढ़ते हुए कहा। क्या कहा आरुष? बाहर वाले? मेरी मम्मी पापा बाहर वाले कब से हो गए? और मेरी मम्मी ने क्या बात शुरू की? ताना तो तुम्हारी मम्मी मार रही थी सनाया की तारीफ करके। इतना ही था तो उसी से शादी कर लेते। उर्वी तैस में आकर बोलती जा रही थी। आरुष उर्वी पर चिल्लाते हुए बोला, गलती हो गई मोहतरमा, जो आपसे मोहब्बत हो गई थी अब रिवाइंड नहीं कर सकता अपने फैसले को। आज क्या क्या प्लान किया था पर तुमने सब बिगाड़ दिया। ये कह आरुष ऊपर छत पर चला गया और उर्वी कमरे में बैठ सिसकियां ले रही थी। बाहर पटाखों और आतिशबाजी से आकाश गूंज रहा था, पर गुप्ता निवास में एक शांति सी पसरी हुई थी। और यदि कोई सच में इस ऊपर से दिखने वाली शांति से सुकून की नींद सो रहा था तो वह थी कामिनी गुप्ता। उर्वी की तंद्रा आहाना के अगले प्रश्न से टूटी। तो कभी आरुष ने तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं की? ऐसी बात नहीं है। अगले दिन वो खुद मेरे पास आया और मुझसे दिवाली की रात के लिए माफ़ी मांगने लगा। उर्वी, मेरी प्यारी उरू, मुझे माफ़ कर दो जान, कल बहुत ज़्यादा हो गया था। आई एम सॉरी। मुझे मम्मी पापा के लिए भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आरुष प्लीज़, तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया है, जाओ यहाँ से। उर्वी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। आरुष ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, उर्वी माफ़ कर दो, चलो 3 दिन के लिए लोनावाला चलते हैं, सिर्फ मैं और तुम। पहले दिल दुखाओ और फिर मरहम लगाओ, सही है आरुष? उर्वी ने कटाक्ष भरी निगाहों से आरुष को देखते हुए कहा। आरुष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, दिल भी हम उसी का दुखा सकते हैं जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। शाम को तैयार रहना। नाश्ते की मेज पर शांति छाई हुई थी। कामिनी जी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह मुंह फुलाकर पराठा खा रही थी। आरुष ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, माँ शाम में मैं और उर्वी 3 दिन के लिए लोनावाला जा रहे हैं, इतवार रात तक लौट आएंगे। कामिनी जी ने कैलाश जी की तरफ हैरानी से देखा। उन्हें तो लगा था कि दोनों पति पत्नी में रात को खूब झगड़ा हुआ था, पर यहाँ तो तस्वीर ही बदल गई। इससे पहले कि कामिनी जी कुछ कहती, आरुष ने अपना बैग उठाया और उर्वी को शाम को तैयार रहने के लिए कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। दाव उल्टा पड़ गया। पर कामिनी जी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थीं। ऐसे कैसे वो अपना बिछाया जाल कट जाने देती? बहुत सोच विचार के बाद अंततः उन्हें एक योजना सूझी और हमेशा की तरह इसमें उनका साथ निभाया मिस्टर कैलाश गुप्ता ने। दोपहर को कैलाश जी ने आरुष को ऑफिस में फ़ोन किया और घबराहट भरे स्वर में बोले, बेटा जल्दी से घर आ जा, तेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो रही है, उल्टियाँ रुक नहीं रहीं और पेट में रह रहकर बहुत तेज दर्द उठ रहा है। ये सुन आरुष भागते हुए घर पहुंचा। उनके फैमिली डॉक्टर, जो कि कैलाश जी के घनिष्ठ मित्र भी थे, वहां पहले से मौजूद थे। क्या हुआ सुखेजा अंकल, मम्मी ठीक तो है ना? आरुष ने डॉक्टर हितेंद्र सुखेजा से पूछा। आरुष, बेटा इन्हें फूड पॉइजन हुआ है, कुछ उल्टा खा लिया होगा भाभी जी ने। अभी मैंने इंजेक्शन और दवाइयाँ लिख दी हैं, पर यदि दर्द कम नहीं हुआ तो एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर सुखेजा बोले। ओह, तो कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा क्या? आरुष ने पूछा। हाँ जी बेटा जी, चलो अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर सुखेजा बोले और बाहर चल पड़े। आरुष अपनी माँ के पास बैठा ये सोच रहा था कि अब वो उर्वी को कैसे समझाएगा। उर्वी ऑफिस से आने के बाद पैकिंग में लग गई। आरुष कमरे में आया तो उर्वी चहकती हुई बोली, आरुष तुम्हारे कपड़े कौन से रखूं? उर्वी, वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा यार, माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, डॉक्टर को फूड पॉइजनिंग का शक है, ऐसे में आई होप तुम समझोगी। आरुष ने उर्वी को बाहों में भरते हुए कहा। ऑफ कोर्स आरुष, चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ।
ये कह उर्वी नीचे रसोई घर में चली गई। रसोई घर में पहुंच ही रही थी कि उसे माँ के कमरे से हंसने की आवाजें आईं। वो उस तरफ दबे पांव बढ़ी। देखा मेरा नाटक, अब देखती हूँ महारानी घूमने कैसे जाती है। 1 हफ्ते तक सेवा कराऊंगी, देखना। कामिनी जी कैलाश जी के हाथों पर ताली मारते हुए बोली। ये सुन उर्वी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी बातों से उसे ये भी पता चल गया कि उनका फैमिली डॉक्टर भी उनके साथ मिला हुआ है। ये बात सुन अहाना और संजीव दीवान चौंक गए। कैसी घटिया मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं तेरे सास ससुर। तुझे रोकने के लिए इतनी घिनौनी हरकत। तूने आरुष को बताया उनकी इस हरकत के बारे में? अहाना ने पूछा। क्या बताती? आरुष कौन सा मानने वाले थे? अपने माता पिता के खिलाफ तो वो एक शब्द भी नहीं सुनते थे। उर्वी ने थकी सी आवाज में जवाब दिया। बेटा, तुम्हारा नाम तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैनेजमेंट की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गया था, फिर ओपन कॉलेज से क्यों फॉर्म भरा? संजीव दीवान ने पूछा। अंकल, आरुष के पेरेंट्स ने जाने ही नहीं दिया। बोले कि माँ की इतनी तबीयत खराब होती रहती है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। आरुष ने फुल टाइम नौकरानी रखने को भी कहा, पर बोले नौकरानी के हाथ का नहीं खाएंगे। उर्वी बोली, कैसे रखेंगे जब बिना खर्चे के नौकरानी मिल रही थी? अहाना ने दांत पीसते हुए कहा। पर बात तलाक तक कैसे पहुंच गई बच्चे? संजीव दीवान ने पूछा। अंकल, उन्हें मैं पसंद ही नहीं थी, इसलिए मौका ढूंढते रहते थे, आए दिन मुझे नीचा दिखाने का। रिश्तेदारों के सामने मुझ में, मेरे काम में कमियां निकालते रहते थे। मेरे जेवर शादियों में पहनने के बहाने लेती थीं और वापस ही नहीं करती थीं। एक दिन मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना था तो मैंने उनसे अपने जेवर वापस मांगे। मम्मी जी, आपके पास मेरे गले का नेकलेस, हाथ के कड़े और एक अंगूठी है ना, वो मुझे चाहिए। एक सहेली की शादी में जाना है। कामिनी जी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। कौन से जेवर बहू? मैंने तुझसे कब लिए तेरे जेवर? उर्वी चौंक गई। 1 हफ्ते पहले चाचा जी की बेटी की शादी में पहनने के लिए आपने लिए थे। इस बुढ़ापे में यही सुनना बाकी रह गया था, बहू के हाथों चोरी का इल्जाम। अरे आरुष, यही दिन दिखाने के लिए लाया था क्या इसे? कामिनी जी चिल्लाते हुए बोली। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन आरुष भागा भागा नीचे आया। क्या हो गया है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देख, तेरी प्यारी पत्नी ने तेरी माँ पर कितना घिनौना इल्जाम लगाया है, चोरी का इल्जाम। अब तेरी माँ चोर बन गई है। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? कामिनी जी का नाटक जारी था। 1 मिनट माँ, चुप रहो। और भी क्या हुआ है? आरुष, 1 हफ्ते पहले माँ ने कीर्ति दीदी की शादी में पहनने के लिए मुझसे नेकलेस, चूड़ियाँ और अंगूठी ली थीं। मैं आज मांगने आई तो कह रही हैं कि इन्होंने कभी मुझसे ली ही नहीं। उर्वी ने अपनी सफाई में कहा। इतना बड़ा झूठ बेटा, मैंने तेरी पत्नी से कोई गहना नहीं ली आज तक। अब भी इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। कामिनी जी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा। तभी कैलाश जी बोले। आरुष, हम तो आज तक इसलिए चुप थे कि कहीं तुम्हारे सुखी संसार में आग ना लग जाए, पर अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। बहू की मनमानी बढ़ती जा रही है। घर के कामकाज तक तो ठीक था, हम सहन कर गए कि चलो इसकी भी पढ़ाई है तो तेरी माँ घर के सारे काम कर लेती थी। वो अलग बात है कि तेरे आने पर ये ऐसे दिखाती थी जैसे सारा काम इसने ही किया है, पर हम तो तब भी चुप थे। पर आज जो इल्जाम तेरी बीवी ने मेरी पत्नी पर लगाया है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आरुष, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी मम्मी जी से कोई काम नहीं कराया और इन्होंने मुझसे गहने लिए हैं, ये सच है। उर्वी की आंखों में आंसू थे। सारा सच तुम्हारा और सारा झूठ मेरे माता पिता का है ना उर्वी? आरुष ने कटाक्ष करते हुए कहा। आरुष, आपको लग रहा है कि मैं ये दोनों झूठ बोल रहे हैं? पिछले 1.5 साल से झूठ ही बोल रहे हैं। न मम्मी जी को पेट की कोई समस्या है और ना ही अर्थराइटिस की शिकायत। ये महज बहाने थे मुझे रेगुलर कॉलेज न जाने देने के। जब पढ़ने बैठती हूँ किसी न किसी बहाने से मुझे नीचे बुला लेती हैं। दिन भर में न जाने कितनी बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं, पर तुम्हारे सामने ऐसे दिखाती हैं जैसे कितना दर्द हो रहा है। उर्वी ने भी अपना पक्ष रखा। बहू, बहुत हो गया, झूठ बोलने की एक सीमा होती है, कैलाश जी ने कहा। तो उर्वी भी चिल्ला पड़ी। झूठ मैं नहीं, आप बोल रहे हैं। जब से शादी करके आई हूँ आप दोनों की उपेक्षा का शिकार बनी हुई हूँ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है, कामिनी निवास, और यहाँ रहना है तो संस्कार और परंपराओं को निभाते हुए रहना पड़ेगा, वरना चली जा अपने बाप के यहाँ। कामिनी जी ने अकड़ दिखाते हुए कहा। आरुष, आप यूं ही चुप रहेंगे? ये मुझे घर से निकाल रहे हैं, पापा को तेरा बाप कहकर बुला रहे हैं और तुम चुप हो।
उर्वी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सही कह रहे हैं, अब हम दोनों का एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं है उर्वी। ये कहकर आरुष अपने कमरे में चला गया। उर्वी की आंखों में आंसू थे। अहाना उसको पानी का गिलास थमाते हुए बोली, उर्वी इतना भी क्यों सहन किया तूने? तुझे तो इस शादी से पहले ही बाहर निकल जाना चाहिए था। प्यार किया है और उससे अहाना, इसलिए हमारे रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश की मैंने। उर्वी ने कहा, प्यार कितना बेकार शब्द है ना ये, क्योंकि ये शब्द लोगों को केवल बंधनों में बांधता है, और वो बंधन ही क्या जो बंधकर निभाया जाए। अरे प्यार तो वो होता है जो आपको हर बंधन से आज़ाद रखे, आपकी पहचान को और निखारे, ना कि उसे खत्म करे। प्यार, शुक्र है मुझे कभी इसका कीड़ा नहीं काटा। अहाना ने तैस में आकर कहा, अब क्या सोचा है उर्वी बेटा, क्या करोगी? अपने पापा मम्मी को बताया? तुम कहो तो मैं अमेरिका फ़ोन कर उनको हालात से वाकिफ करा दूं। संजीव दीवान बोले, नहीं अंकल, अभी तो गए हैं वो भाई के पास, खुशी का माहौल है वहाँ, मैं उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती। उर्वी ने कहा, उधर कामिनी निवास में भाभी भाई कहाँ हैं आप दोनों? आई एम बैक। खुशी से उछलता हुआ अयान घर में घुसता है। अयान आरुष का छोटा भाई चेन्नई में एक बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत है। अब ट्रांसफ़र लेकर मुंबई वापस आ गया है। ऊंचा लंबा कद, चॉकलेटी चेहरा जिस पर कोई भी लड़की फिदा हो जाए, कातिल मुस्कान और गोरा रंग। आरुष और अयान में केवल 1.5 साल का ही फर्क था, इसलिए वह भाई कम एक दूसरे को दोस्त ज़्यादा मानते थे। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते थे। अपनी पहली गर्लफ्रेंड से लेकर पहले ब्रेकअप तक सब उन्होंने एक दूसरे से साझा कर रखा था। अयान का उर्वी से भी देवर का कम दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा था। दोनों में बहुत जमती थी, जिससे कामिनी जी और कैलाश जी को बहुत चिढ़ होती थी। अरे तू आ गया बेटा, कैसा है मेरे लाल? कामिनी जी ने अयान के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अयान ने झुककर उनके पैर छुए और सब ठीक है कहकर फिर से उर्वी को आवाज़ देने लगा। उसे क्यों बुला रहा है? वो नहीं है अब यहाँ पर, चली गई इस घर से हमेशा के लिए। कामिनी जी ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, चली गई? कहाँ? क्या बोल रही हो आप माँ? आपसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। अयान ने बेरुखी से जवाब दिया। तभी कैलाश जी कमरे से बाहर आए। अरे आते ही चिल्लाने लगा, क्यों शोर मचा रखा है? पापा माँ क्या कह रही हैं भाभी के बारे में, कि वो हमेशा के लिए चली गई? हाँ, तलाक हो गया दोनों का। ये कहकर कैलाश जी ने मिर्च मसाला लगाकर अयान को सारी बात बताई। मुझे चोर कह रही थी, अच्छा हो गया गई, सुकून है अब घर में, कामिनी जी बोली। अयान तो जैसे मूर्ति बनकर खड़ा रहा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। भाई ने कैसे भाभी को तलाक? ये शब्द सोचते ही उर्वी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कामिनी जी कुछ भी बोल रही थी, अयान से सहन नहीं हो रहा था। उसे अपने माता पिता की हरकतों का अंदाजा था। वह जानता था कि माँ उर्वी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करती थी। पर अयान जानता था कि कौन कितना सच्चा है। भाई ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये बड़बड़ाते हुए अयान ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। भाई भाई, ये दोनों क्या कह रहे हैं? अयान ने आरुष का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। आरुष कमरे में अंधेरा कर खिड़की के पास कुर्सी पर बैठकर बाहर डूबते हुए सूरज को देख रहा था। अयान की आवाज़ कानों में पड़ते ही उसने अपने चेहरे पर छाई उदासी को दूर किया और एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बोला, आ गया तू छोटे। कमरे में अंधेरा जरूर था, पर खिड़की खुली होने से डूबते सूरज की लालिमा कमरे में बिखरी हुई थी। आरुष का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, पर फिर भी अयान ने बत्ती जलाते हुए कहा, हाँ भाई आ गया, पर लगता है देर हो गई। आरुष उठा और अयान को गले लगा लिया। आज उसके गले लगाने का अंदाज ही अलग था। वह उसका स्वागत नहीं कर रहा था, बल्कि उसका स्पर्श साफ ये कह रहा था कि कहाँ था तू छोटे। आप ठीक तो हो ना भाई? अयान ने आरुष की बेचैनी और बेबसी को भांपते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे क्या हुआ है? बहुत बहुत मुबारक हो छोटे, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। आरुष ने अयान को बधाई देते हुए कहा, ये कामयाबी अब फीकी हो गई भाई। इसे मैं आपके और भाभी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, पर आपने तो गेम ही पलट दिया। मेरे पीछे से इतना कुछ हो गया
और आपने अपने छोटे को कुछ भी नहीं बताया। अयान की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। छोटे, हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, आरुष ने कहा। हम अलग होने के बाद भी आपके लिए आप और भाभी अभी हम हैं। और क्या सबूत चाहिए मुझे ये जानने के लिए कि आपने न जाने किस मजबूरी में भाभी से तलाक लेने का फैसला किया होगा। अयान ने आरुष का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, बस फैसला तो लेना ही था। रोज रोज की किटकिट से मैं परेशान हो चुका था। फिर माँ पर गहने का चुराने का इल्जाम लगा दिया उर्वी ने। ये सही नहीं किया, आरुष ने कहा। भाई, आप माँ को भी अच्छी तरह पहचानते हैं और भाभी को भी, फिर भी ये फैसला ले लिया तो क्या करता? माँ की अलमारी की तलाशी लेता, आरुष बोला। तो ये ना करना पड़े, इसके लिए आपने तलाक ले लिया, अयान ने चौंकते हुए कहा। किस किस की खुशी का ख्याल रखूं छोटे? आलम ये हो गया था कि माँ की खुशी देखता था तो उर्वी को गुस्सा आता था, और उर्वी की खुशी सोचता था तो माँ बवाल मचा देती थी। अब सब शांत हो गया है, आरुष ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अयान अंदर ही अंदर आरुष की परेशानी को भांप रहा था। तभी उसकी नज़र पैक किए सूटकेस पर पड़ी। ये सूटकेस, कहीं जा रहे हो क्या भाई? हाँ, देख मैं बताना ही भूल गया, वो मैं बेंगलुरु वाली जॉब के लिए हाँ कर दी है। बस कल सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ, आरुष ने अपनी झिझक छिपाते हुए कहा। पर भाई, आपको तो वो ऑफर पसंद ही नहीं था, ये अचानक भाग रहे हो हालात से भाई? अयान ने आरुष की आंखों में देख सच जानने की कोशिश करते हुए कहा। यार छोटे, भागूंगा क्यों और किससे भागूं? बस यूं ही फैसला कर लिया। बेंगलुरु अच्छा शहर है, यहाँ की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर कुछ समय मिलेगा, आरुष ने अयान के चेहरे पर प्यार से थपकी मारते हुए कहा। अयान हंस पड़ा और तंज कसते हुए बोला, सही है भाई, जाना भी चाहिए आपको। आत्ममंथन की बहुत सख्त जरूरत है। वहां जाकर शांति से सोचना कि जिस प्यार को पाने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया, उससे इस तरह मुंह कैसे मोड़ लिया। पर एक बात याद रखना भाई, मुझे आपका भाभी से अलग होने का फैसला आज भी मंजूर नहीं है, और मैं आप दोनों को मिलाकर रहूंगा एक बार, बाय हुक और बाय क्रुक। रात को खाना खाते समय कामिनी जी बोली, आरुष तेरा सामान तैयार हो गया बेटा? आरुष ने बेरुखी से जवाब देते हुए कहा, जी हो गया। वो बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही कि घर का सारा काम करूं। जाने से पहले घर के काम काज के लिए एक काम वाली बाई लगवाता चले जा बेटा, कामिनी जी बोली। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ माँ? आपको जो काम वाली पसंद हो लगवा लो, आरुष ने कहा। हाँ, पर सारे काम के पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, इसलिए तुझसे पूछ रही थी, कामिनी जी ने हिचकिचाते हुए कहा। तभी अयान बीच में टोकते हुए बोला, माँ, काम वाली बाई रखने की क्या जरूरत है? ऐसा करता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ, आपको बिना खर्चा की एक बाई मिल जाएगी, और क्या चाहिए? चुप कर, देखा आप दोनों ने कैसे बोलता है ये मुझसे, कामिनी जी ने दो आंसू टपकाते हुए कहा। सही तो बोल रहा हूँ, जब भाभी थी तो कोई बाई नहीं लगी थी घर में। अरे खाना बनाने वाली छोड़ो, बर्तन और झाड़ू वाली को भी हमारी मातेश्वरी टिकने ही नहीं देती थी, तो अब क्या जरूरत है भाई की? करो खुद से काम, अयान ने ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा। बस बेटा, यही दिन तो देखने रह गए थे। देख ले आरुष, तेरे पीछे से ये लड़का ऐसे ही बर्ताव करेगा मुझसे, कामिनी जी रोते हुए बोली। अयान, बहुत ज्यादा बोलने लगा है तू, कैलाश जी भी चिल्ला पड़े। अयान खाने की टेबल से उठते हुए बोला, सही कहा पापा, ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि आप आज तक चुप हैं। भाई आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर अयान बाहर चला जाता है। आरुष भी अपना सामान उठा कामिनी जी और कैलाश जी के पैर छूता है। माँ, बाई रख लो, खर्चा मैं कर दूंगा। ये कह बिना आशीर्वाद लिए आरुष बाहर की ओर चल पड़ता है। बेटे के दूर जाने का इतना गम नहीं था कामिनी जी को जितनी खुशी बाई रखने की थी। अपनी इस छोटी सी जीत पर मंद मंद मुस्कुराते हुए वह अपने कमरे में जाकर लेट गईं। छोटे, तुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो पेरेंट्स हैं हमारे, आरुष ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। भाई, पेरेंट्स हैं तो क्या किसी भी हद तक गिर जाएंगे? माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, पर हमारे माँ बाप को तो खुद अच्छी शिक्षा की जरूरत है। खैर, आप ये बातें छोड़ो, आप ये बताओ कि इस समय भाभी कहाँ रह रही हैं? अयान ने गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। पता नहीं, आरुष ने कार की सीट पर अपनी गर्दन टेक आंखें बंद करते हुए कहा।
अयान आरुष के इस जवाब से हैरान था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका भाई जो उर्वी के बिना एक पल नहीं रह पाता था, हर पल वो कहाँ है, उसकी खबर रखता था, आज वो इतना बेजार कैसे हो सकता है। आज तक सिर्फ सुना था कि वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है, लेकिन आज इसका उदाहरण भी देख लिया। आप मेरे आरुष भाई ही हो ना? अयान ने कटाक्ष करते हुए कहा। छोटे, अब मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, इतना जानता हूँ कि वो अपने मायके नहीं गई, क्योंकि मम्मी डैडी यहाँ है नहीं। अब कहाँ गई ये मुझे कैसे मालूम होगा? आरुष ने बिना आंखें खोले जवाब दिया, पर आंखों से कोनों से झांकते हुए उसके आंसू उसके दर्द और बेबसी की दास्तां बयां कर रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचकर अयान ने आरुष का सामान उतारा और नम आंखों से उसे गले लगाया। अपना ध्यान रखना छोटे, चलता हूँ, काम पर ध्यान देना, फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद मत करना। जो हो गया सो हो गया, अब इसी में सबकी भलाई है। आरुष ने अयान से नम आंखों से विदाई ली। अयान आरुष को तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। मैं जानता हूँ भाई कि आप बहुत अकेले और तन्हा हो गए हो। मुझे भी कसम है आपकी, भाभी और आपको मिलाकर ही रहूंगा और माँ को उनकी करनी का सबक सिखाकर ही दम लूंगा। पर सबसे पहले भाभी को ढूंढना पड़ेगा। उफ, भाभी कहाँ हो तुम? ये सब सोचते हुए अयान घर की तरफ मुड़ गया। मिसेज राणा, अयान ने केबिन में झांकते हुए कहा। यस प्लीज कम इन, कहिए क्या मदद कर सकती हूँ? मिसेज राणा, मैं अयान गुप्ता, आरुष गुप्ता का छोटा भाई। आपने अभी हाल में ही उनका केस लिया था? हाँ हाँ जी, डिवोर्स केस आरुष और उर्वी का। तो बताइए मैं आपकी उसमें क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, एक्चुअली मैं आपसे बस एक छोटी सी बात जानना चाहता था कि आप मुझे बता सकती हैं कि उर्वी भाभी के वकील कौन थे? अयान ने पूछा। उनके वकील के बारे में आप क्यों जानना चाहते हैं? मिसेज राणा थोड़ा चौंकते हुए बोली। जी, मुझे उनसे भाभी के बारे में जानकारी चाहिए। इस वक्त भाभी कहाँ मिलेंगी ये जानना है, अयान ने कहा। ओह, वैसे उनकी वकील शैलजा सिंधे थीं, पर वो कुछ महीनों की छुट्टी पर हैं, मिसेज राणा बोली। ये सुन अयान मायूस हो गया। अब कैसे पता लगाएगा वो उर्वी के बारे में? उनके जितने दोस्तों को वो जानता था उन सब से पता कर लिया, किसी को कुछ नहीं पता था। वह मायूस हो उठने लगा। तभी मिसेज राणा ने कहा। मिस्टर अयान, जिस दिन डिवोर्स फाइनल हुआ था उस दिन मैंने उन्हें अहाना दीवान के साथ जाते देखा था। अहाना नाम कुछ सुना सा है, क्या ये भी वकील हैं? अयान ने कुछ याद करते हुए कहा। जी, वो भी डिवोर्स लॉयर हैं, रूम नंबर 26 में बैठती हैं। आप जाकर मिल सकते हैं उनसे। वैसे मिस्टर अयान, मैंने बहुत डिवोर्स के केस लड़े हैं। पति पत्नी एक दूसरे पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, घटिया बातें बोलते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर के परखच्चे उड़ा देते हैं, पर यह केस एकदम अलग था। दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक भी अपशब्द नहीं कहा, बल्कि जब डिवोर्स फाइनल हुआ तो दोनों की आंखों में नमी थी। मैं साफ देख पा रही थी कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाह रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि इतना प्यार था तो डिवोर्स क्यों लिया? मिसेज राणा गहन चिंतन में डूबते हुए बोली। ये बात सुन अयान की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना मिसेज राणा, तब उनकी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। भाई और भाभी भी एक दूसरे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कुछ घटिया लोगों की खुशी के लिए अपनी खुशी, अपने अरमानों का गला घोट दिया। खैर, आपका शुक्रिया। अयान ने रूम नंबर 26 की तरफ रुख कर लिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से ही उसे उसकी उर्वी भाभी का कोई सुराग अवश्य मिलेगा। वह जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ, उसके मुंह पर एक गुलाब की खुशबू से महकता गुलदस्ता आकर पड़ा। वह उससे संभला ही था कि किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुलदस्ता भेजने की? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। आई विल किल हिम। एक बार सामने आ जाए, छिप छिप कर मुझे फूल भेज रहा है। गौरी, मुझे आज उस आदमी का चेहरा देखना है। पता लगाओ कौन है ये स्टूपिड। अहाना गरजते हुए बादलों की तरह भड़क रही थी कि अचानक उसकी निगाह गुलदस्ता संभालते हुए अयान पर पड़ी। उसने आओ देखा न ताओ अपने दराज से चाकू निकाला
और अयान की तरफ गुस्से से भागी। तभी उसका पैर मुड़ गया और वह अयान पर गिर पड़ी। उसके हाथ में पकड़ा चाकू अयान की गर्दन पर था। कुछ पलों के लिए डर की वजह से दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तेज होती धड़कनों के बीच दोनों ने संभलते हुए अपनी आंखें खोलीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आज तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अहाना ने गुस्से में कहा। मैम, इस वक्त आप मुझ पर गिरी हुई हैं। इज्जत का खतरा आपको नहीं, मुझे है। बेवजह आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। वैसे मेरी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि लड़कियां खुद ही मेरी बाहों के घेरे में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। अयान ने जिस लहजे में ये शब्द बोले उससे अहाना और भड़क गई, पर अपने ऊपर काबू पाते हुए उसने उठने की हिम्मत की तो उसके बाल अयान की कमीज के बटनों में उलझ गए। वो गुस्से से उन्हें खींचने लगी। ओ मैडम, 2000 की शर्ट है, एक खरोच भी आई तो मानहानि का दावा ठोक दूंगा। आराम से प्यार से निकालिए अपने बाल, वैसे मैं मदद करूं, अयान ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा। अहाना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप अपने बालों को निकालने लगी। 2 मिनट के प्रयास के बाद जब अयान की कमीज के बटनों में से उलझे अपने बालों को निकालने में अहाना असमर्थ हो गई तो वह हताश हो गई। वैसे बहाना अच्छा है, एक हैंडसम लड़के के करीब रहने का, अयान ने फिर तंज कसते हुए कहा। अब अहाना से रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा चाकू उठाया और उससे आनन फानन में अपने बालों को काटने लगी। अयान ने हैरान होकर कहा, अरे ये क्या कर रही हैं आप? इतने खूबसूरत बालों का बलिदान क्यों दे रही हैं? चुप करो तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। एक बार मुझे सिचुएशन से निकलने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अहाना गुस्से से तिलमिला उठी। कमाल है, मैंने आपका क्या नुकसान कर दिया मैडम, जो आप मुझ पर इतना भड़क रही हो? अयान ने अपने आप को उठाने की कोशिश की। अहाना ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू यकायक अयान के गले पर रखते हुए कहा, चुपचाप लेटे रहो, हिलना भी मत। पहले मुझे अपने उलझे बालों को निकालने दो, हिले तो गर्दन काट दूंगी। अयान बेबाकी से अपनी बाजुओं को तकिया बनाते हुए बोला, आपके परफ्यूम की खुशबू बहुत बढ़िया है। आह, मन में मदहोशी छा गई। वैसे कल ही अपने राशिफल में पढ़ा था कि बहुत जल्द मेरी जिंदगी में कोई दस्तक देने वाला है। क्या बात है, इतनी जल्दी वो दस्तक हो गई? क्या ख्याल है आपका मिस सॉरी, क्या नाम था? तभी अहाना अयान के बटनों में उलझे अपने बालों को निकाल लेती है और चीते की फुर्ती से उठती हुई अपने टेबल के पास पड़े लैंप को उठाकर अयान की तरफ फेंकती है। अयान इस अचानक हुए हमले से घबरा जाता है, पर वह भी फुर्ती से एक तरफ पलट जाता है। अरे मैडम, क्या क्या हुआ? क्यों मार रही हो मुझे? मैंने क्या आपका कोई खजाना लूटा है? अयान इधर उधर भागने लगता है और अहाना डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। पहले रोज फूलों का गुलदस्ता भेजते हो और जब मैं कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी तो आज जनाब खुद आ गए। तुम जैसे दिलफेक आशिक को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। आज तो सबक सिखाकर रहूंगी तुम्हें। अहाना अयान के पीछे भागते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं तो यहाँ भाभी के बारे में पता करने आया था। अयान अहाना के फेंकी अनगिनत किताबें, पेन, स्टैंड इत्यादि से बचते हुए बोला। कुछ ही देर में कमरे का नक्शा पलट गया था। टेबल की सारी चीजें जमीन पर टूटी या बिखरी पड़ी थीं। अहाना और अयान थक चुके थे। फेंकने के लिए अहाना के पास जब कुछ नहीं बचा तो उसने अपने दराज से लाइसेंस बंदूक निकाली और अयान पर तान दी। अयान के मुंह से सहसा ही निकल पड़ा, भाभी बचाओ मुझे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, ये क्या हाल कर रखा है? अहाना बहन, क्या बात है? आज किसे ऊपर पहुंचाना है? आवाज सुनते ही अयान ने पीछे मुड़कर देखा और चहकते हुए बोला, भाभी, भगवान का शुक्र है आप आ गईं, वरना आज ये मेरा टिकट काट देती। भाभी, ये कौन है उर्वी? अहाना आश्चर्यचकित होते हुए बोली, अरे ये अयान है, आरुष का छोटा भाई और मेरा प्यारा देवर, दोस्त, सखा, भाई, सब कुछ। उर्वी की आंखों में आंसू थे। अयान ने उर्वी के आंसू पोंछे और उसके गले लगते हुए बोला, कहाँ चली गई थी आप भाभी? एक बार नहीं सोचा कि आपका सखा आपके बिना कैसे रहेगा? मैं कहाँ गई अयान? तेरे भाई ने मुझे तुझसे और अपने आप से अलग कर दिया तो मैं क्या करती? उर्वी बोली, और आपने अपने छोटे भाई को कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा, एक झटके में पराया कर दिया। सही है, यही तो जिंदगी की असलियत है। चल पागल, बहुत बड़ी बातें करने लगा है, पर ये बता,
तो यहाँ कैसे? उर्वी बोली, मुझे पता चला था कि आप इनके साथ आखिरी बार देखी गई थीं, तो मैंने सोचा इनसे आकर आपका पता पूछ लूं। पर आते ही क्या जबरदस्त स्वागत मिला मुझे। मेरे ऊपर फूलों का गुलदस्ता फेंका गया, चाकू से मेरी जान लेने की कोशिश की गई, और तो और लैंप, किताबें, पेपर वेट भी फेंके गए, और अगर आप समय पर नहीं आती तो ये मेरा कत्ल कर देती। अयान अपने पसीने पोंछते हुए बोला, ये सब क्या है अहाना? अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो, और बिना जाने पहचाने तो किसी पर भी भड़क जाती है। वैसे अयान, ये मेरी बचपन की दोस्त अहाना दीवान है, डिवोर्स लायर है मैडम। सॉरी यार उर्वी, मुझे लगा कि वो दिलफेक आशिक है जो रोज मुझे गुलदस्ता भेजता था। आई एम सॉरी मिस्टर अयान। अयान ने शर्मिंदा होते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझ जैसे हैंडसम लड़के के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, नेचुरल है, आप गिल्टी फील मत कीजिए। अयान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अहाना ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। मन तो कर रहा था कि उसे गोली से उड़ा दे, पर ऐसा नहीं कर सकती थी वो। उसकी ऐसी हालत पर अयान हंसते हुए बोला, भाभी वैसे यहाँ बैठने के लिए कुछ बचा नहीं है तो कहीं और चलें, आराम से बैठेंगे। मिस दीवान, आप ये सब कुछ साफ कर दीजिएगा। टेक केयर। अहाना का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वो गुस्से से अयान की तरफ देखते हुए बोली, और भी रूम नंबर 10 में चली जा, मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि सच में अहाना अयान को गोली से उड़ा देती, और भी अयान को खींचती हुई वहां से ले गई। एक बार भी आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, आपने इतना पराया कर दिया भाभी। सच में आपने और भाई ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं माफ़ नहीं करूँगा आप दोनों को। अयान की आंखों में नमी और आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। अयान, अब जो हो गया सो हो गया, तू मत पड़ इन झमेलों में, अपनी जिंदगी के बारे में सोच। तू छुट्टी लेकर आया है क्या? उर्वी ने बात पलटते हुए कहा। अयान ने जेब से एक लेटर निकाल उर्वी को थमा दिया। उसे पढ़ते ही उर्वी खुशी से उछल पड़ी। सच में तुझे जॉब मिल गई, इस कंपनी में होनहार देवर है मेरा। उर्वी ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा। क्या फायदा भाभी अब इस जॉब का? सोचा था आप दोनों के साथ मस्ती में दिन काटेंगे, पर यहाँ तो चाल ही बदल गई। अयान ने मायूस होकर कहा। वाह, एक भाई दर्द देता है तो दूसरा उस पर मरहम लगाता है। अहाना ने अंदर घुसते हुए ताली बजाते हुए कहा। अहाना, अयान के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं, यही तो है जो मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा रहता है। और भी गुस्से से अहाना को देखते हुए बोली, जब सबसे बड़ी मुसीबत आई तो कहाँ थे ये जनाब? अहाना ने चिढ़ते हुए कहा। बताया कहाँ इसे हमने कुछ, चल छोड़ अब सब, आ बैठ। और भी मुस्कुराते हुए बोली, अब आगे क्या करेगी ये सोच, पूरी जिंदगी पड़ी है। और भी मैंने एमबीए बीए के फॉर्म मंगवा लिए हैं, कल तक आ जाएंगे। अहाना ने बैठते हुए कहा। भाभी, आप फिर से एमबीए के फॉर्म फिल कर रहे हो? अयान खुश होते हुए बोला। क्यों, आपको कोई दिक्कत है? अहाना ने बीच में टोकते हुए कहा। इस बार अयान ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, जरूरी है हर बार आप बीच में टोकें मिस दीवान? भाभी फिर से एमबीए करेंगे तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। जब भाई और भाभी ने कॉरेस्पॉन्डेंट से एमबीए का फैसला लिया था तब मैंने बहुत मना किया था, पर तम्मा कुछ और ही नाटक खेल कर बैठी थीं। सच कहूँ भाभी, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त। 1 साल बर्बाद हो गया आपका। उर्वी उन पलों को याद करते हुए खोते हुए बोली। छोड़ अयान, उस वक्त तुम्हारी माताजी का पैर भी टूट गया था, कैसे चली जाती? देखा नहीं था तेरे भैया कितने परेशान हो गए थे उनके लिए? भाभी, आपको क्या लगता है भाई को अंदाजा नहीं था सच्चाई का? सब पता था उन्हें, पर क्या कर सकते हैं? अयान ने कहा। कमाल है, जब आरुष सब जानता था तो बोलता क्यों नहीं था? पता है ये सारी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो सकती थी। आरुष और उर्वी अलग हो जाते घर से, बस सब ठीक हो जाता। अहाना ने अपनी राय देते हुए कहा। अयान ने अहाना को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, सब ठीक हो जाता, आप डिवोर्स लायर सब ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। घर को तोड़कर 2 बच्चों के माता पिता से अलग कर दो, घर का बंटवारा कर दो, और कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया आप लोगों ने मिस्टर अयान? उर्वी और आरुष की सिचुएशन में और कुछ हो भी नहीं सकता था, समझे आप? अहाना ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा।
ओहो, चुप करो तुम दोनों, फिर लड़ना शुरू। जो हो गया सो हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे अयान, घर में सब ठीक ही होंगे ना? उर्वी ने आंखें चुराते हुए कहा। अयान हंसते हुए बोला, भाभी ऐसे ही आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, आपके दिल की हर बात समझता हूँ। भाई ठीक हैं भाभी, बेंगलुरु में हैं। बेंगलुरु? क्यों? उर्वी ने चौंकते हुए कहा। वो भाभी, भाई ने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली, इसलिए वो बेंगलुरु चले गए। क्या? पर वो जॉब बेकार थी, जॉब प्रोफाइल भी सही नहीं था, 1 साल से मना कर रहे थे। फिर अचानक और भी सोच में डूबते हुए बोली, भाभी वो बस यहाँ से जाना चाहते थे सबसे दूर, इसलिए ये फैसला किया। उस दिन जब मैं घर पहुँचा तो वो अंधेरे कमरे में आपकी तस्वीर के सामने बैठे थे। मेरी आवाज़ सुन अपने आंसुओं को पोंछ जरूर लिया था, पर मुझसे अपना दर्द छिपा नहीं पा रहे थे। अयान ने दुखी स्वर में कहा। अजीब बात है, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प भी रहे हैं और ऐसे अलग भी हो गए। क्या? क्यों हुए अलग? जब इतनी तड़प है तो? अहाना ने कहा। मिस दीवान, दिस इज लव। आप नहीं समझोगे, क्योंकि प्यार को समझने के लिए दिल का होना जरूरी होता है, और दिल आपके पास है नहीं। अयान ने अहाना की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सही कहा आपने मिस्टर, जिस एहसास में इतना दर्द हो, ऐसा एहसास मुझे करना ही नहीं है। अहाना गुस्से से बोली। भाभी अब मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ। आप फॉर्म भर दीजिएगा, मैं सबमिट कर दूंगा। और भाभी, भाई को भी बोला था, आपको भी बोल रहा हूँ, मैं आप दोनों को फिर से एक करके ही रहूंगा। और देखना, माँ खुद आपसे माफ़ी मांगेंगी। अपना ध्यान रखें। और ये कहकर अयान बाहर निकल गया। अहाना उर्वी को वहां बैठने को बोलकर बाहर आई और बोली, ओ हेलो मिस्टर अयान, एक बात पूछनी थी। मेरा फ़ोन नंबर तो भाभी से मिल जाता आपको, मेरे पीछे आने का कष्ट क्यों किया आपने? अयान ने फिर ताना मारा। अहाना का दिल तो किया कि अभी अपने कराटे के सीखे हुए सारे पैतरे अयान पर आजमा ले, पर वह शांत रही और बोली, अंदर जो बोला आपने कि दोनों को एक करके रहोगे, तो कुछ सोचा है या बस यूं ही हवा में बातें कर रहे थे? अयान अहाना के करीब आकर बोला, भैया भाभी के मामले में कोई मजाक नहीं करता मैं, सोचा है कुछ पर आपको क्यों बताऊं? अयान, मतलब मिस्टर अयान, प्लीज, मैं भी आरुष और उर्वी को फिर से एक करना चाहती हूँ, प्लीज अगर आप मुझे बता दें तो शायद मैं भी कुछ हेल्प कर दूं। अहाना ने कहा। अयान ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है कल बताता हूँ। ये कह अयान वहां से चला गया। पापा, ये है मिस्टर अयान, उर्वी के देवर। अहाना अयान को अपने पिता संजीव दीवान से मिलवाते हुए बोली, हेलो अयान, उर्वी बहुत तारीफ करती है तुम्हारी, प्लीज बैठो यंग मैन। संजीव दीवान ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, तो क्या प्लान था आपके पास मिस्टर अयान? अहाना ने अयान के बैठने का भी इंतजार नहीं किया और अपने प्रश्नों की बौछार कर दी। ओ अहाना, बेचारे को बैठने तो दो, कुछ चाय नाश्ता तो पूछो पहले बेटा जी। ये क्या, आते ही बस मुद्दे की बात शुरू कर दी। तो अयान, आप क्या कर रहे हैं आजकल? संजीव दीवान ने अहाना को चुप कराते हुए कहा, सर मैं HR स्पेशलिस्ट हूँ विप्रो में, अभी हॉल में ही ज्वाइन किया है। अयान ने कहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े ओहदे तक पहुंचना सच में काबिले तारीफ है। आई एम इम्प्रेस्ड। संजीव दीवान ने अयान की पीठ थपथपाते हुए कहा। आप तो सबसे इम्प्रेस हो जाते हो पापा, इंसान की असली परख उसके जॉब प्रोफाइल से नहीं होती। अहाना बोली रही थी कि अयान ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, सही कहा आपने मिस दीवान, अब देखिए ना, आप एक डिवोर्स लॉयर हैं, कायदे से आपको बहुत समझदार और सुलझी हुई होना चाहिए, पर आप हैं क्या ऐसी? नहीं ना। अहाना का मन किया कि सामने पड़ा फूलदान उठाकर अयान के सर पर मार दे, पर उसने अपने आप को संयमित किया और मुस्कुराते हुए बोली, आपसे तो ज्यादा सुलझी और समझदार हूँ। अब आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपने क्या सोचा है। देखिए, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ऐसे ही एक औरत को एक औरत ही काट सकती है। अयान का इतना कहना था कि सब उसकी तरफ हैरत से देखने लगे और फिर सबकी हंसी छूट गई। और भी प्रूव हो गया कि ये मिस्टर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या लोहा जहर औरत लगा रखा है, किसको किससे कटवाना है मिस्टर अयान? कुछ समझ आ भी रहा है आपको? अहाना अयान का उपहास उड़ाते हुए बोली, हाई लेवल की बात है मिस दीवान, आपको तो कतई समझ में नहीं आने वाली। भाभी, मेरा ये कहना है कि अगर कामिनी गुप्ता का सिंहासन हिलाना है तो हमें उससे भी वजनदार, दमदार, होशियार, चालाक,
पंगेबाज, खूंखार, अड़ियल, जिद्दी औरत की आवश्यकता है उस घर में, जो उनके नाको चने चबा सके, दिन में तारे दिखा सके। समझिए आप सब। अयान ने अपनी बात रखते हुए कहा। अहाना और उर्वी दोनों अभी भी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। उनके चेहरों से स्पष्ट जाहिर हो रहा था, पर संजीव दीवान शायद कुछ कुछ समझ रहे थे। वह बोले, लेकिन बेटा, ऐसी औरत लाओगे कहाँ से, और क्या कहकर उसे घर में रखोगे? अंकल, मैं शादी करके लाऊंगा उसे, और मेरी पत्नी के तौर पर वह घर में रहेगी। माँ जो कुछ भी आज तक करती आ रही हैं, उसको खत्म करना ही होगा, अयान ने कहा। और भी हैरान हो अयान को देखते हुए बोली, पागल हो गए हो अयान? सिर्फ माँ जी को सबक सिखाने के लिए तुम अपने सपने को कुर्बान कर दोगे? तुम तो हमेशा से प्यार पर यकीन करते थे और हमेशा लव मैरिज के फेवर में थे। पागल मत बनो। भाभी, आज एक बात समझ में आ गई कि प्यार नाम का परिंदा होता ही नहीं है। अगर होता तो आप और भाई मिलकर अपने प्यार को बचाने के लिए माँ से भी लड़ जाते। प्यार दर्द और पछतावा ही दे सकता है। अयान की बातों में बहुत दर्द और तनाव झलक रहा था। लेकिन ऐसे स्पेशल गुणों वाली लड़की तुम्हें मिलेगी कहाँ अयान? जितना मैंने तुम्हारी माताजी के बारे में उर्वी से सुना है, बुरा मत मानना, उनको हराने के लिए बहुत शातिर दिमाग चाहिए। संजीव दीवान बोले, और ऐसी लड़की से शादी कर तेरी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। अयान, नहीं, मैं नहीं करने दूंगी तुझे ऐसा, उर्वी बोली। किसी खूबसूरत सी, प्यारी सी, साफ दिल की लड़की को उस घर में लाकर उसकी जिंदगी नरक बनाने से तो लाख गुना अच्छा है भाभी। उस लड़की की हालत भी आपकी तरह हो जाएगी, क्योंकि वो घर नहीं है, वो कामिनी निवास है। वहां सिर्फ कामिनी देवी का हुक्म बजाओ तो ठीक, वरना, अयान ने कहा। अब तक अहाना चुप बैठी सब सुन रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक रास्ता है जिससे मिस्टर अयान को जिंदगी भर उस रिश्ते का बोझ भी झेलना नहीं पड़ेगा, और कामिनी निवास शांति से निवास में भी बदल जाएगा। अहाना ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्या रास्ता है अहाना? तूने सोचा है तो सही होगा, जल्दी बता क्या सोचा है। उर्वी के चेहरे पर खुशी के कुछ भाव झलक रहे थे। अहाना ने अपनी चाय का कप उठाते हुए कहा, पापा, आप मेरा आइडिया सुनकर प्लीज मुझे डांटना मत और ना ही परेशान होना। ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाकर आप सब मेरी बात सुन लेना पहले। संजीव दीवान, जो कि अहाना के ऊटपटांग के आइडिया बखूबी समझते थे, थोड़े चिंतित हो गए। ऐसा क्या कहने वाली है तू बेटा? मुझे टेंशन हो रहा है, जल्दी से बता बच्चे। अहाना ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अभी आप सब सोच रहे थे कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसी लड़की एक मेरी नज़र में है, जो उर्वी की सासू माँ को नाको चने चबा सकती है, तो अरे वाह, कौन है वो लड़की? उर्वी ने पूछा। मैं शादी करूंगी मिस्टर अयान से। अहाना ने जैसे ही ये कहा, अयान के मुंह से चाय बाहर आ गई और वह जोर जोर से खांसने लगा। पागल तो नहीं हो गई आप कहीं? क्या बकवास कर रही हैं? मैं और आपसे शादी? पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे? अयान बोलते चले जा रहा था। ए मिस्टर, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अहाना भी गुस्से में तिलमिलाती हुई उठी। एक मिनट, चुप कर जाओ दोनों, बैठो पहले चुपचाप, संजीव दीवान बोले। दोनों बात मान गए और बैठ गए। अयान, मेरी बेटी में ऐसी कौन सी कमी है? खूबसूरत है, कामयाब है, समझदार है, और क्या चाहिए? संजीव दीवान बोले। सर, ये सब ठीक है, पर एक अहम बात नहीं है इनमें, समझदारी। उसकी बहुत सॉलिड कमी है। अयान बोला। मेरे हिसाब से अहाना जितनी समझदार बच्ची मैंने कहीं नहीं देखी। बिन माँ की मेरी बच्ची तो बचपन से ही बहुत समझदार हो गई थी। मैं तो कहूँगा कि इतने सालों में मैंने इसे नहीं, बल्कि इसने मुझे पाला है, मुझे संभाला है। संजीव दीवान ने नम आंखों से अपनी बेटी का माथा चूमते हुए कहा, सॉरी अंकल, मेरा कोई इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। बस मैं ये कहना चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंध कर क्यों हम एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करें? अयान ने विनम्रता पूर्वक कहा। अरे, कितनी खूबसूरत जोड़ी है तुम दोनों की, और तू कह रहा है जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? पागल, तुझे तो सच में अहाना जैसी लड़की ही मिलनी चाहिए, बिल्कुल तेरे स्वभाव से मैच करती है। अंकल, मुझे तो रिश्ता मंजूर है, उर्वी चहकते हुए बोली। अयान ने फुसफुसाते हुए उर्वी से कहा, क्या कर रही हो भाभी? मरवाओगी क्या? ये पागल लड़की है। कल अगर आप नहीं आते ना, तो मर्डर पार्ट 4 बन जाती। देखा नहीं, बंदूक बंदूक तान दी थी आपकी सहेली ने मुझ पर। रहम करो भाभी। ऐसा है,
आप सब जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, अहाना ने कहा। सब लोग हैरत से उसे देखते हुए एक साथ बोले, मतलब ये कि मुझे कोई शौक नहीं है पापा मिस्टर अयान के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का, न ही मैं इन्हें पसंद करती हूँ। अभी तो तू कह रही थी अयान से शादी करनी है, अब कह रही है नहीं करनी। क्या हो रहा है ये सब अहाना? सही से बता, मुझे तो लड़का पसंद है। संजीव दीवान अयान की तरफ देखते हुए बोले, मैं शादी करना चाहती हूँ, पर सिर्फ आंटी जी को सही रास्ते पर लाने के लिए। समझे कुछ आप? अहाना ने पूछा। ओह समझा, मतलब आप और मैं पूरी जिंदगी केवल नाम के पति पत्नी रहेंगे। आप सिर्फ माँ को लाइन पर लाओगे, यही कहना चाहती हैं ना आप? अयान ने पूछा। जी, पर इसमें एक बदलाव है। आपकी माताजी को लाइन पर लाने के लिए मुझे सारी उम्र आपके साथ बिताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल चाहिए, अहाना ने गर्व भरी आवाज में कहा। मतलब 1 साल बाद क्या होगा? संजीव दीवान ने पूछा। पापा, मेरे और मिस्टर अयान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके हिसाब से हम समाज के लिए पति पत्नी रहेंगे, पर असल में हम केवल एक छत के नीचे रहेंगे बस। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं होगा, अहाना बोली। और साल भर बाद क्या होगा? संजीव दीवान ने हैरत भरी आवाज में पूछा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मैं अपने रास्ते और मिस्टर अयान अपने रास्ते, अहाना बोली। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अयान ने तालियां बजाते हुए कहा। पर उर्वी और संजीव दीवान अहाना के इस प्लान से नाखुश थे। तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है अहाना, एक बाप अपनी बेटी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की इजाजत कभी नहीं दे सकता। इससे अच्छा तो तू शादी ही मत कर बेटा। मेरी बेटी पूरी जिंदगी बिना शादी के रहे, ये मंजूर है मुझे, पर ये शर्त नो, सॉरी बच्चे, मैं हाँ नहीं करूँगा। ये कहकर संजीव दीवान गुस्से में अपने कमरे में चले गए। अहाना ने अपने पापा को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वह रुके नहीं। छोटी सी तो बात है, पापा पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, अहाना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अयान, जो कि अब तक अहाना के प्लान से हैरान था, अहाना की ये बात सुनकर और हैरान हो गया। आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? अपने होश में तो हैं आप? कोई भी पिता ऐसी बेतुकी बात पर कैसे सहमत हो सकता है? उनके आपकी शादी को लेकर कितने अरमान होंगे, और आप उनके अरमानों को कुचल देना चाहती हैं। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब हम अलग हो जाएंगे तो समाज में आपके पापा की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये सोचा है आपने? अयान ने उसे समझाते हुए कहा। समाज की परवाह मैं नहीं करती, मुझे इस समय चिंता है तो उर्वी की। उसके साथ जब गलत हो रहा था तो ये समाज कहाँ था? माफ़ कीजिएगा मिस्टर अयान, आपकी माताजी भी उसी समाज का एक हिस्सा हैं जो अपनी बहुओं पर अत्याचार करना अपना हक समझती हैं। ऐसी औरतों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ, अहाना ने कहा। मैं समझ सकता हूँ मिस दीवान, पर आपके पिताजी को कौन समझाए? अयान ने बेबसी से कहा। उर्वी, जो अब तक उन दोनों की बातें सुन रही थी, बोली, अंकल को मैं समझाऊंगी, पर अहाना, तुझे यकीन है कि ये काम तू कर पाएगी? अगर 1 साल में ये काम पूरा नहीं हुआ तो? 1 साल तो बहुत ज़्यादा है इस काम के लिए उर्वी, पर फिर भी मैं सेफ साइड लेकर चल रही हूँ, और अगर नहीं हुआ, इसके होने के चांस बहुत कम हैं, तो आगे बढ़ा देंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्यों मिस्टर अयान, आई एम राइट? अहाना ने अयान की तरफ व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा। 1 साल से ज़्यादा लगा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, माई बैड लक, अयान ने भी तंज कसते हुए कहा। अब अहाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बैड लक क्या? कहना क्या चाहते हो तुम? हिम्मत तो देखो। अयान भी उठकर अहाना के पास आ गया और बोला, बैड लक नहीं तो क्या गुड लक कहूँ? आपके साथ वैसे भी एक छत के नीचे एक साथ रहना किसी जंग लड़ने से कम है क्या? अहाना ने अयान पर सोफे से उठा तकिया फेंकते हुए कहा। आई विल किल यू, उर्वी की वजह से आपको झेलना पड़ेगा, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप। अयान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। उसने भी सोफे से तकिया उठा अहाना पर फेंकते हुए कहा, तो आप अपने आप को क्या समझती हैं ऐश्वर्या राय? शक्ल तो जंगली बिल्ली की तरह है, और समझती अपने आप को हूर की परी है। अब बस अहाना से रहा नहीं गया। उसने टेबल से फूलदान उठाया और अयान के पीछे भागी। अयान उसके हाथ में फूलदान देखकर चिल्लाते हुए भागा। भाभी, कहाँ फंसा दिया? ये औरत तो बेवजह जान ले लेगी मेरी। ये वायलेंट लेडी एक दिन मुझे साइलेंट कर देगी, कोई तो बचाओ।
अहाना अयान के पीछे भाग रही थी और उर्वी हंसते हुए उन दोनों को देख रही थी कि अचानक अहाना का पैर किसी चीज में अटक गया और वो अयान पर गिर पड़ी। आ भाभी, मर गया मैं, अयान ने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पलों बाद जब उसने आंखें खोलीं तो अहाना उसके ऊपर थी और उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बिखरी हुई जुल्फें, नसीली आंखें, खूबसूरत गुलाबी होठ, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अयान कुछ पल उसे निहारता रहा। अहाना का ध्यान जब अयान पर गया तो वो भी कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में खो सी गई। कुछ अलग ही खिंचाव था उसकी आंखों में। और भी ये सब देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए संजीव दीवान के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंकल, अंदर आ सकती हूँ क्या? उर्वी ने पूछा। अरे बेटा, तुझे कब से इजाजत मांगनी पड़ गई? आजा बच्चे, दीवान साहब बोले। उर्वी उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए उन्हें कमरे से बाहर ले आई। चलिए जल्दी अंकल, कुछ दिखाना और समझाना है आपको। बाहर पहुंचकर संजीव दीवान ने देखा अहाना और अयान एक दूसरे में खोए हुए थे। अचानक उन दोनों को परिस्थिति का आभास हुआ। अयान ने आराम से अहाना को उठने में मदद की और सोफे पर बैठाते हुए कहा, चोट तो नहीं आई कहीं आपको? अहाना की सांसों में अयान की खुशबू अभी तक बसी हुई थी। वह एकटक उसे देख रही थी। अहाना को इस कातिल अदा से अपनी तरफ देखते हुए अयान थोड़ा असहज हो गया। फिर मस्ती भरे अंदाज में बोला, मिस दीवान, अभी शादी नहीं हुई है, ऐसे तो ना देखिए हमें। उफ, ये कातिल अदा दीवाना कर देगी हमें। ये कह अयान हंसने लगा। बट आई जस्ट हेट यू, अहाना ने अपने आप को मदहोशी से बाहर निकालते हुए कहा। इस पर अयान ने चुटकी लेते हुए कहा, आई कांट इवन हेट यू, अंदाज कुछ अलग है आपका। अहाना उठ लॉन की तरफ जाते हुए बोली, जहन्नुम में जाओ तुम। अयान भी उसको छेड़ते हुए उसके पीछे हो लिया। आपके बिना मिस दीवान जहन्नुम स्वर्ग लगेगा। उर्वी ये सब देख हंसने लगी। संजीव दीवान उसे हैरत से देखते हुए बोले, क्या कहना चाहती हो तुम उर्वी बेटा? साफ साफ बताओ। आइए आप अंदर, मैं आपको सब समझाती हूँ। उर्वी वापस उन्हें कमरे में ले गई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।